आज की कहानी का नाम है आखिरी पुकार और आप सुनने जा रहे हैं इसका पार्ट 1। उस रात किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई बाहर नहीं था। जुलाई की वो उमस भरी रात थी। हवा बंद थी, जैसे किसी ने सांसें रोक ली हों। आसमान पर काले बादल छाए थे, मगर बारिश नहीं हो रही थी। ऐसी ही रहस्यमय दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें पोशीदा मोहब्बत। दिल्ली की बाहरी कॉलोनी में शिवनगर की सड़कों पर गहरा सन्नाटा था, लेकिन एक घर, मकान नंबर 117, जैसे उस सन्नाटे को चीरता हुआ अजीब बेचैनी से भरा था। घर के अंदर 24 साल की ईशा अकेली थी। उसकी माँ पिता की मृत्यु 4 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी और तब से वो इसी पुश्तैनी घर में अकेली रह रही थी। अकेली, खामोश और सवालों से घिरी हुई। उस रात तकरीबन 2:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। ईशा की आंखें खुल गईं। वो सीधा बैठ गई। कमरे में अंधेरा था। घड़ी की टिक टिक अब अचानक से बहुत ज्यादा सुनाई देने लगी थी। उसने अपने कमरे का लैंप ऑन किया। कांपते हुए उठी। ये कोई आम दस्तक नहीं थी। ये जैसे किसी ने बहुत धीमे, बार बार खटखटाया हो। दरवाजे तक पहुंची और कॉल बेल की जगह पुराने जमाने की लकड़ी की खिड़की से झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था। ईशा की सांसें तेज हो गईं। वो घबरा कर दरवाजा बंद करने लगी। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, ईशा बाहर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। ईशा ने झटके से मुड़कर देखा। कोई नहीं था, मगर आवाज उसकी अपनी थी। 4 साल पहले माँ और अब्बू की मौत के बाद जब ईशा पहली बार इस घर में अकेली लौटी थी, तो उसे भी कुछ ऐसी ही आवाज़ें सुनाई दी थी। पड़ोसियों ने बताया इस घर की दीवारों में कुछ है, कुछ ऐसा जो बंद नहीं हुआ है, कुछ ऐसा जो कभी बंद नहीं हुआ। तुम्हारे अब्बू के ज़माने में भी कभी कभी घर में खुशबू आती थी, कभी कभी धुआं, कभी आवाज़ें, मगर उन्होंने कभी कुछ कहने नहीं दिया। पड़ोस की अम्मा बताती थीं। आज का दिन। ईशा ने धीरे धीरे अपने आप को संभाला और अपने लैपटॉप पर बैठ गई। वो साइकोलॉजी की रिसर्चर थी और पिछले 2 सालों से वो एक ऐसे केस पर काम कर रही थी जिसमें आत्मिक अस्मिता विस्थापन यानी कि स्पिरिचुअल आइडेंटिटी शिफ्टिंग की स्टडी कर रही थी। उसे इस बात का शक हुआ कि कहीं ये सब उसकी मानसिक थकान का हिस्सा तो नहीं, मगर उसकी आंखों के सामने रखी फाइल ने उस शक को और बढ़ा दिया। वो केस फाइल थी शुभांगी राय केस, एक ऐसी लड़की जिसकी डेड बॉडी 3 साल पहले इसी इलाके में मिली थी और आज तक उसकी मौत का राज नहीं सुलझा था। अजीब बात ये थी कि शुभांगी की तस्वीर ईशा जैसी दिखती थी। ईशा अब शुभांगी के केस में इतनी खो गई थी कि उसे लगा कि ये सब इत्तेफाक नहीं है। उसने लोकल पुलिस से फाइल निकलवाई, पुराने अखबारों की कटिंग जमा की और तब एक चौंकाने वाली बात सामने आई। शुभांगी की आखिरी कॉल इसी मकान नंबर 117 से हुई थी। उसके बाद जैसे कहानी ने करवट ली। ईशा को रात में फिर किसी की परछाई दिखी बाथरूम के शीशे में, पर उसने जब पलटकर देखा तो कोई नहीं था। दीवारों से कभी कभी नर्म सी सिसकियां सुनाई देती जैसे कोई रो रहा हो। और एक रात उसने जमीन पर चलते हुए कदमों की आवाज सुनी, जैसे कोई नंगे पैर बहुत धीमे संभल कर चल रहा हो। कबीर, एक पत्रकार जो शुभांगी केस की डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, वो ईशा से पहली बार एक लाइब्रेरी में मिला जहां ईशा अखबार की पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ रही थी। कबीर, आप भी शुभांगी राय पर काम कर रही हैं? ईशा चौंक कर, आपको कैसे पता? कबीर, क्योंकि उस केस में कुछ ऐसा है जो किसी और को दिखता ही नहीं। कबीर और ईशा ने मिलकर केस की तह तक जाने की ठानी। कबीर ने कुछ सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए जिसमें मकान 117 के आसपास रात के 2 से 3 बजे के बीच एक लड़की जाती दिखती है, सफ़ेद सूट में नंगे पैर। जब उन्होंने वो फुटेज स्लो मोशन में देखी, लड़की का चेहरा ईशा से हूबहू मिलता था। ईशा अब डर और जिज्ञासा के बीच उलझ चुकी थी। क्या वो शुभांगी का पुनर्जन्म है या शुभांगी अब भी इसी घर में है? ईशा के कमरे में हर सुबह दरवाजे पर पानी की बूंदें होती, जबकि ना बारिश थी ना कोई पाइपलाइन। जब भी शुभांगी के केस की फाइल खोलती, एक पन्ना गायब हो जाता और अगली सुबह वही पन्ना बिस्तर के नीचे मिलता, जला हुआ।
घर के पुराने बक्से से निकली एक डायरी जिसमें आखिरी पन्ना लिखा था, मैं जिंदा हूं पर मेरी पुकार कोई नहीं सुनता। ये आखिरी पुकार है। कबीर और ईशा ने तय किया कि वो घर के तहखाने में जाएंगे जहां शुभांगी आखिरी बार देखी गई थी। रात के 3 बजे दोनों उस जंग लगे दरवाजे को खोलते हैं। सीढ़ियों से उतरते हुए एक अजीब गंध महसूस होती है, जैसे कुछ सड़ा हुआ है। नीचे एक कमरा बंद था, जिसमें एक पुराना झूला, एक शीशा और दीवार पर लिखा था, अगर इस कमरे से बाहर निकलना है तो सच बोलना होगा, वरना तुम यहीं रह जाओगे। और फिर झूला अपने आप हिलने लगा। अचानक कमरे में बत्तियां बंद हो जाती हैं। धूप अंधेरे में ईशा की चीख सुनाई देती है। कबीर टॉर्च जलाता है, लेकिन ईशा वहां नहीं होती। सिर्फ झूला झूल रहा होता है और दीवार पर अब एक नई लाइन उभर चुकी होती है, अब वो मेरी है, अगला कौन। झूले की आवाज अब तेज हो चुकी थी। कबीर सांसें रोके खड़ा था। ईशा अचानक गायब हो गई थी। उसने पूरे कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी अब कांप रही थी, शायद उनकी अपनी उंगलियां कांप रही थीं। ईशा, उसने डरते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। तभी झूले के पीछे की दीवार से धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। कबीर धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। उसने देखा, वहां एक दरार थी, बहुत महीन, मगर उसमें से हवा अंदर आ रही थी। उसने दीवार पर हाथ मारा तो अचानक वो दीवार एक छोटी सी गली में खुल गई। अंधेरे और सीलन से भरी उस गली में से ठंडी हवा आ रही थी। कबीर ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। दीवार अपने आप बंद हो गई। अब वो उसी गली में था जहां से ईशा गई थी। ईशा को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। कमरे में सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जैसे किसी ने खून से खींचे हों। कमरे के बीचों बीच एक लोहे की कुर्सी थी, जिस पर बंधी थी एक लड़की, जिसका चेहरा ईशा से मिलता जुलता था। शुभांगी, ईशा ने फुसफुसाते हुए पूछा। लड़की ने आंखें खोली। वो जिंदा थी, मगर उसकी आंखों में ऐसा डर था जो इंसानों की दुनिया से परे था। शुभांगी, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। वो अब जाग चुके हैं। ईशा, कौन? ये सब क्या है? तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी लाश तो। शुभांगी, लाश सिर्फ शरीर होती है, रूह नहीं, और मेरी रूह कैद है। फ्लैशबैक, शुभांगी की कहानी। 3 साल पहले शुभांगी राय इस घर में बतौर किराएदार आई थी। उसे मानसिक समस्याएं थीं, मगर वो अपनी डायरी में सब कुछ लिखती थी। धीरे धीरे उसने घर में अजीब चीजें महसूस करनी शुरू की। झूले की आवाज, दीवारों से आते शोर, बाथरूम के शीशे में कुछ चेहरों की झलक। फिर एक रात उसे नींद में कुछ दिखा, एक पुराना तहखाना, और उसमें कैद कई आत्माएं। वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी आम रात थी। अगली सुबह वो गायब हो गई। बाद में उसकी जली हुई लाश मिली थी पास के जंगल में, मगर असल में उसे किसी ने मारा नहीं था। वो उस तहखाने में फंस गई थी। आज का दिन। कबीर उस संकरी गली से गुजरते हुए एक दूसरे कमरे में पहुंचा है। वहां कुछ अधजले पेपर बिखरे हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें और एक वीडियो कैमरा। वो कैमरा उठाता है और उसमें एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलती है। वीडियो शुभांगी रिकॉर्ड कर रही थी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लो, इस घर की नींव में रूहें दबी हैं। उन्हें आवाजें चाहिए, सच चाहिए, और एक नया शरीर चाहिए। कबीर सिहर उठता है। तभी पीछे से एक दरवाजा अपने आप खुलता है। वहां ईशा है, मगर वो बदल चुकी है। उसकी आंखें सुर्ख हैं, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है। कबीर, ईशा, क्या तुम ठीक हो? ईशा धीरे से, मैं ईशा नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। कबीर का तापमान गिर जाता है। कमरे की स्क्रीन ब्लर होने लगती है। ईशा अपने अंदर कुछ महसूस कर रही थी, जैसे दो आत्माएं एक शरीर से लड़ रही हों। शुभांगी की रूह उस पर हावी हो रही थी, मगर ईशा की साइकोलॉजी की ट्रेनिंग ने उसे मानसिक रूप से मजबूत बना रखा था। उसे याद आया, शुभांगी की डायरी में लिखा था, अगर रूह किसी पर हावी हो जाए तो उसे खुद का नाम पुकार कर रोकना, क्योंकि रूहें नाम से डरती हैं। ईशा ने जोर से पुकारा, मैं ईशा हूँ, मैं सिर्फ ईशा हूँ।
एक जोरदार चीख गूंजी और कमरे की बत्तियां दोबारा जल गईं। ईशा जमीन पर गिर पड़ी। कबीर ने ईशा को उठाया और दोनों वापसी का रास्ता ढूंढने लगे। चलते चलते उन्हें एक पुरानी पेंटिंग मिली जिसमें वही कमरा था जहां अभी अभी ये सब हुआ था। लेकिन पेंटिंग्स में झूले पर एक बच्चा बैठा था और उसकी आंखें सीधी बाहर झांक रही थीं। नीचे लिखा था, शुरुआत यहीं से हुई थी और अंत भी यहीं होगा। कबीर और ईशा वापस कमरे की ओर भागते हैं जहां शुभांगी बंदी थी, मगर अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो कुर्सी और दीवार पर खून से लिखा एक नया मैसेज। अब वो आजाद है, लेकिन किस में, ये तुम्हें ढूंढना होगा। ईशा और कबीर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, डर और सवालों से भरी नजरों के साथ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, दरवाजा अभी भी खुला है। कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए पोशीदा मोहब्बत को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा पसंद आया।